हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज का जो हम कंटेंट लेकर आए हैं वो यूजीसी नेट के लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम पहले होता था वो ऑफलाइन होता था, 2018 से ऑनलाइन होने शुरू हुआ है। तो हम आपके लिए 2013 से लेकर 2017-18 तक के आपके लिए पेपर लेकर आए हैं। लेकिन आपको मालूम हो, जो पहले पेपर देते थे कि पेपर दो दो शिफ्ट में होता था। तो जो पहली शिफ्ट होती थी वो फर्स्ट पेपर की, और दूसरी शिफ्ट में आपके हिंदी के दो पेपर आते थे, प्रथम द्वितीय और तृतीय पेपर। तो ये जो हम पेपर लेकर आए हैं आपके, ये जो पेपर है हम सोल्व करेंगे। ये पहला वाला पेपर आपका 2013 से है और ये आपका द्वितीय पेपर है। उसके बाद हम तृतीय पेपर की आपकी श्रेणी लेकर आएंगे। उसमें तृतीय जो आपका पेपर हुआ था, ये तृतीय एग्ज़ाम जो हुआ था आपका 2013 का, उसका लेकर आएंगे। ठीक है, आज जो आपका है 2013 का द्वितीय प्रश्न पत्र है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें 50 प्रश्न थे, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक थे और सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। पहला प्रश्न है, वट पीपल के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, निर्मल वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और राम कुमार वर्मा। तो पहला प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। जो वट पीपल लेखक हैं उसके जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता हैं महीप सिंह, कमलेश्वर, मोहन पराकेश, राजेंद्र यादव। तो इसमें बताना है कि जो समांतर कहानी के पुरस्कर्ता हैं वे कौन हैं। तो इसके जो पुरस्कर्ता हैं वह कमलेश्वर हैं। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे देते हैं आपको। समांतर कहानी पुरस्कर्ता के प्रवर्तक तो ये हैं, परंतु ये 1971 के आसपास इन्होंने क्या किया, 1971 के सारिका पत्रिका के माध्यम से उन्होंने यह आंदोलन चलाया था। ये एक पत्रिका निकालते थे सारिका, जो आज भी शायद आती है, सारिका पत्रिका। उसके माध्यम से इन्होंने समांतर कहानी आंदोलन चलाया था। ठीक है, 1971 में। शेष यात्रा की लेखिका कौन है? उषा प्रियवंता, कृष्णा सोबती, नासिरा शर्मा और मन्नू भंडारी। तो इसमें बताना है कौन है। तो शेष यात्रिका की जो लेखिका है वो जो है उषा प्रियवदा है। और यह जो है शेष यात्रा जो है ये चर्चित उपन्यास है इनका। ठीक है, ये इनका एक चर्चित उपन्यास है। इसके बारे में आप जानकारी और अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेना। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर और गारसादा तासी। ये तो सभी बच्चों को पता रहता है कि प्रथम इतिहासकार कौन से हैं, वह हैं गारसादा तासी। अब आपको बता दें, ये जो पहला इतिहासकार थे, प्रथम इतिहासकार जो थे, इन्होंने जो लिखा था इतिहास, वह जो लिखा गया था वो 1839 में लिखा गया था। और यह जो है फ्रेंच भाषा में था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना, ये फ्रेंच भाषा में था। और इनके इतिहास का जो नाम था वह नाम आपको बता देते हैं, इस्तवार। ठीक है, नोट कर लीजिए, इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदोई हिंदुस्तानी। इसको आप नोट कर लीजिए, एंदोई हिंदुस्तानी। ये आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं हेमचंद्र, सारंगधर, सोम प्रभु सूरी या फिर विद्याधर। तो इसमें बताना है आपको कौन है। तो कुमारपाल प्रतिबोध के जो रचनाकार हैं वे सोम प्रभु सूरी हैं और ये जैन कवि थे। क्या थे ये? जैन कवि थे। और यह गद्य पद्य रचना है। ये जो रचना है कुमारपाल प्रतिबोध, ये गद्य में भी है और पद्य में भी है। और यह जो रची गई है इसमें जो है प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा में है। ठीक है, ये बताया गया है हिंदी साहित्य के इतिहास जो रामचंद्र जो शुक्ल जी का लिखा गया है। और ये पेज नंबर 21 पर उन्होंने इसका जिक्र किया है। अगर आपके पास है तो वहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? अजय की डायरी, एक साहित्य की डायरी, जयवर्धन, पहला गिरमिटिया। तो इसमें बताना है कि उपन्यास विधा की रचना नहीं है। तो बाकी 3 होंगी उपन्यास, लेकिन एक नहीं है। तो इसमें जो बी है, एक साहित्य की डायरी, ये उपन्यास रचना नहीं है। और ये डायरी भी नहीं है, ये आत्मकथात्मक कृति है। क्या है ये आत्मकथात्मक कृति है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? लेखक के बारे में भी आपको बता देते हैं। इसके लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। गजानन माधव
मुक्तिबोध है। आप इसको नोट डाउन ज़रूर करें। प्रश्नों की एक्सप्लेन भी आपको साथ के साथ मिल रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा आने वाले टाइम में। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यूजीसी नेट के आने वाले हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है? रामनारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो सातवें का आपका उत्तर हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल जी हैं नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है। बाकी रामनारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास जी, ठाकुर शिव कुमार सिंह, ये सब जो है नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में थे। ठीक है, और इसकी स्थापना भी बता देते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1893 में ही, ये भी आप नोट डाउन कर लेना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? शंकराचार्य, रामानुचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य। तो बताइए, वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। तो जो बच्चे पढ़ते हैं, नेट की तैयारी करते आ रहे हैं, तो सभी को पता है कि इसमें जो है शंकराचार्य जो है वैष्णव भक्ति से संबंधित नहीं थे। बाकी सब जो है वैष्णव भक्त थे। रामानुचार्य भी, वल्लभाचार्य भी और मध्वाचार्य भी वैष्णव भक्त थे। अब शंकराचार्य क्या थे, ये भी हमें क्वेश्चंस बन जाता है कि शंकराचार्य अगर वैष्णव नहीं थे तो वो क्या थे? तो वो थे अद्वैतवादी। ये भी आप नोट डाउन कर लें, अगर आपको नहीं पता है तो वो अद्वैतवादी थे। और साथ में वो जो थे निर्गुण भक्त थे वो। और आपको एक बात और बता दें इनके बारे में, जो है निर्गुण भक्त थे ये, और वैष्णव भक्ति में के आचार्य नहीं थे। बाकी शेष जो हैं तीनों है वैष्णव भक्ति से हैं। चलिए आगे चलते हैं। जगनी की रचना कही जाती है बिसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, आलाखंड रासो, आलाखंड। तो इसमें जगनिक की रचना कौन सी है? नो का आपका उत्तर हो जाएगा परमाल रासो। ठीक है, जगनिक की रचना है परमाल रासो। इसकी शॉर्टकट की अगर आप किस तरह से याद कर सकते हैं कि जग पर जग, इस तरह से आप रचना का नाम याद कर सकते हैं। और इसके बारे में, इसको जो है जगनिक की जो परमाल रासो है, इसको ही आलाखंड कहा जाता है। देखिए यही क्वेश्चन घूम गया, ये आलाखंड भी कहा जाता है। अब यहाँ ये कंफ्यूज करने वाला प्रश्न डाल दिया कि जगनिक की रचना कही जाती है। अब कुछों ने आलाखंड लगा दिया होगा, लेकिन परमाल रासों को ही आलाखंड कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? नैमित राय, माता प्रसाद, कमल भारती, सूरजपाल चौहान। तो ये पहले से ही लगा हुआ है, ये माता प्रसाद की रचना है झोपड़ी से राजभवन तक। लेकिन है क्या ये है आत्मकथा। ये इनकी माता प्रसाद जी की आत्मकथा है, झोपड़ी से राजभवन तक। चलिए अगले प्रश्न पर। राम की शक्ति पूजा की योगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? इस राम की शक्ति पूजा सभी को पता है, निराला जी की है, लेकिन इसकी यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? तो 11वें का आपका उत्तर हो जाएगा डी, हठ योग। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। राम की शक्ति पूजा में राम ने 6 चक्रों का भेदन करते हुए कुंडलिन को सहस्रार चक्र तक पहुंचाया है, अतः यौगिक प्रक्रिया हठ योग पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, प्रभाकर माछवेर या गिरजा कुमार माथुर। तो तार सप्तक यानी कि प्रथम जो सप्तक निकला उसके कवि नहीं है, उसे बताना है। तो 12वें का जो है आपका उत्तर है बी, भवानी प्रसाद मिश्र जो है तार सप्तक के कवि नहीं है। अब प्रश्न बनता है कि भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो कौन से सप्तक के कवि हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये दूसरे सप्तक के कवि हैं और ये 1951 में जारी हुआ। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल, रामदृश मिश्र, रामकुमार वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन। तो 13वें का आपका उत्तर हो जाएगा ये पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की है। चलिए अगला प्रश्न है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? नगेंद्र, शिवदान सिंह चौहान या फिर रामकुमार वर्मा या नंदुलारे वाजपेयी। तो 14 का आपका उत्तर हो जाएगा प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा नंदुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है। अगले जन्म मोही बिटिया ना कीजो की लेखिका कौन है? मधु कांकरिया, अनामिका, उषा राजे सक्सेना, मृणाल पांडे। तो 15 का आपका उत्तर हो जाएगा कि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये चारों ही गलत हैं। कई नेट में ये अक्सर होता है कि बहुत से ऑप्शन जो आते हैं आंसर के वो रॉन्ग होते हैं, उसके लिए फिर हम लोग जो है
डालते हैं कि ये रॉन्ग है तो फिर वो सही होकर आंसर की आती है। तो यहाँ भी ये गलत था। 2013 में जब प्रश्न आया था तो इसका उत्तर आपको सही बता देते हैं। अगले जन्म मोही बिटियाना की जो यह उपन्यास है, आप देख लीजिए, यह जो है उपन्यास है और इसके लेखक हैं, नोट कर लीजिए, कुर्त ल एन हैदर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये विकल्प में आपका नहीं लिखा है। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, रामनरेश त्रिपाठी या फिर नरेंद्र शर्मा। तो 16 का आपका हो जाएगा यह पंक्ति महादेवी वर्मा जी के। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश। अब पंक्ति किससे ली गई है ये आप देखिए, सर्च करिए इसको, और अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए किसकी पंक्ति है। पंक्ति तो आपको पता चली गई, पंक्ति महादेवी वर्मा जी की, लेकिन कौन सी रचना से है? आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा बुलेरी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका प्रसाद व्यास। ये आपको मैंने टिक पहले ही लगाया हुआ है, इसके बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन थे। और लेकिन ये जो है प्रकाशित कहाँ से होती थी? अब प्रश्न ये भी बनता है, कभी कभी आता है कि प्रकाशित कहाँ से होती थी। तो यह प्रकाशित होती थी मिर्ज़ापुर से। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, यह पत्रिका जो है मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है, गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? रमेश चंद्र शाह, विवेकी राय, श्री प्रसाद सिंह, शैलेश मटियानी। ये गोबर गणेश उपन्यास है, इसके लेखक बताने हैं। तो 18 का आपका उत्तर हो जाएगा रमेश चंद्र शाह, इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का कारण क्या है? क्या कारण रहा कि उनको इतना महत्व दिया गया? फादर कामिल बुल्के को कोश निर्माण, ये सभी रामकथा लेखन, तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ थे। तो 19 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, ये सभी। इन्होंने जो है फादर कामिल बुल्के ने 1909 से 1982 तक जो है यूरोप के बेल्जियम देश के मूल निवासी थे ये। उन्होंने रामकथा पर अनुसंधान भी किया, इस पर उन्होंने अनुसंधान भी किया, और उसके बाद उन्होंने तुलसी साहित्य के ये विशेषज्ञ भी थे, तथा उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश भी बनाया था। ये तीनों ही काम उन्होंने किए थे कि उन्होंने, फादर कामली बुल्के ने, इसलिए हिंदी साहित्य में उनको विशेष स्थान प्राप्त है। आत्माराम की टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं गोविंद नारायण सिंह, गोपाल राम गहमरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मालमुकुंद गुप्त। तो इसमें बताना है। तो आत्माराम की टेटे जो निबंध है उसमें आत्माराम के प्रतीक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त का ये निबंध है। ठीक है, अब इसमें बताना है कि इसके वो जो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, उन्होंने ही महावीर प्रसाद द्विवेदी को इस निबंध में आत्माराम कहा है। वैसे तो जो है आंसर तो इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी है, परंतु जो ये आत्माराम की टेटे है वह बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा है, और उन्होंने टारगेट यानी कि आत्माराम कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। इन दोनों की किसी बात को लेकर बहुत गहमागामी यानी बहसा बहसी हुई थी। एक शब्द था वो, जो शब्द को लेकर हुई थी, अगर आपको पता है वो शब्द कौन सा है जिसके लिए बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद जी की बहस हुई थी, वो शब्द अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताइए आप। प्रकाशन के अनुसार इन आलोचना ग्रंथों को सही अनुक्रम कौन सा है बताना है। प्रेमचंद और उनका युग, हिंदी साहित्य की 80 वर्ष, छायावाद या हिंदी नवरत्न। बी, हिंदी नवरत्न, प्रेमचंद और उनका युग, हिंदी साहित्य की 80 वर्ष या छायावाद, या फिर हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, छायावाद, हिंदी नवरत्न या प्रेमचंद और उनका युग, या फिर छायावाद, हिंदी नवरत्न, प्रेमचंद और उनका युग, या हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। तो ये अनुक्रम हमें बताना है। तो इसमें अनुक्रम में बताना है कि कौन सा क्रम सही है। तो इसमें जो क्रम है आपका सही है बी। ठीक है, सबसे पहले हिंदी नवरत्न, फिर उसके बाद प्रेमचंद और उनका युग, फिर हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, और फिर उसके बाद छायावाद। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जन्म के आधार पर इन निबंधकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? रामवृक्ष बेनपुरी, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल, भगवती चरण उपाध्याय, डॉक्टर संपूर्णानंद। बी, वासुदेव शरण अग्रवाल, भगवती शरण उपाध्याय, डॉक्टर संपूर्णानंद, या फिर रामवृक्ष बेनपुरी, भगवती शरण उपाध्याय, डॉक्टर संपूर्णानंद, रामवृक्ष बेनपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर संपूर्णानंद, रामवृक्ष बेनपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल या भगवती शरण उपाध्याय। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वह डी सही है। सबसे पहले संपूर्णानंद, फिर रामवृक्ष बेनपुरी, फिर वासुदेव शरण, फिर भगवती शरण उपाध्याय हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो आपका जो 23 का उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका ए। ठीक है, मैं अब सीधा उत्तर बता देती हूँ। सबसे पहले रुकी गई नहीं राधिका, फिर उसके बाद आपका बंटी, फिर सूरजमुखी,
अंधेरे के, फिर चितकोबरा। इसका ये सही अनुक्रम है। ठीक है। अगर आपको हम सन बताएं तो जो रुकेगी नहीं राधिका उसका सन है 1967। आप नोट डाउन करना चाहे कर लीजिए। आपका बंटी का है 71, 1971। सूरजमुखी अंधेरे की उसका है 72, 1972। चितकोबरा का है 1979, यानी कि 79। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है, तो इसमें बताना है। तो इसका 24 का आपका उत्तर हो जाएगा सी। सबसे पहले राजश्री, फिर विशाख, फिर अजातशत्रु, फिर लास्ट में स्कंदगुप्त। तो ये सही अनुक्रम है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ज्ञानेंद्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है, इसमें बताना है। तो 25 का आपका उत्तर हो जाएगा बी। सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी और सुखदा। सुखदा उनका बाद का है, सबसे पहले उनका सुनीता है। इसकी आप अगर सन लिखना चाहें तो लिख लीजिए। सुनीता का है 1935। ठीक है। उसके बाद तो फिर है 1937, उसके बाद 1939, फिर उसके बाद 1952, यानी कि जो सुखदा प्रकाशित हुआ 1952 में हुआ। चलिए अगला प्रश्न है। काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है। भामा, दंडी, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त। इसमें आपको ऑप्शन बता देते हैं सीधा, तो इसका यही उत्तर सही है। सबसे पहले भामा, फिर दंडी, फिर आनंदवर्धन, फिर अभिनवगुप्त। ये आचार्यों का सही अनुक्रम है। 26 का बता देते हैं। भामा जो हैं वो 6वीं शताब्दी के हैं, यानी 6वीं शती के हैं। दंडी 7वीं के हैं। और आनंदवर्धन जो है 10वीं शताब्दी शती के हैं। और अभिनवगुप्त जो है वो भी 10वीं के हैं, लेकिन थोड़ा सा इनकी एज में डिफरेंस के हिसाब से इनको लगाया गया है। अगला प्रश्न है। वर्णों की संख्या कम से कम अधिक के आधार पर वर्णिक छंदों की सही अनुक्रम इसमें कौन सा है, तो 27 का आपका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है। ये जो हैं चरण बताए गए हैं, वर्णों की संख्या कम से अधिक की ओर लगाना है। ठीक है। सबसे पहले है इंद्रवर्जा। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इसको हमें कैसे लगाना है, वर्णों की संख्या के आधार पर कम से अधिक की ओर लगाना है। तो बसंत तलिका में होते हैं, जो बसंत तलिका है इसमें जो है होते हैं 14 वर्ण होते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर अगला है मंदाक्रांता। इसमें जो है 17 वर्ण होते हैं। और जो आपका श्रादुल है उसमें प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका। आदिकाल के निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। गोरखनाथ, आप इसको सीधा आंसर ही बताते हैं। इसमें सी आपका आंसर है सरहपा। तो सरहपा, गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति। अब इनकी हमको शती बता देते हैं। जो सरहपा है वो जो है 7वीं शती के हैं। उसके बाद जो है आपके गोरखनाथ वो 10वीं के हैं। उसके बाद आपके अमीर खुसरो 13वीं शती के हैं। और विद्यापति जो है वो 14वीं शती के हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्थापना के आधार पर इन हिंदी संस्थाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। काशी, इसमें 29 का आपका उत्तर भी ए ही होगा। काशी नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति और वृद्धा साहित्य अकादमी। ये सारा आपका आंसर बन गया। अब इसकी जो स्थापना हुई वो कब हुई, जो नागरी प्रचारणी सभा है की स्थापना हम देख लेते हैं। इसकी हुई 1893 में। फिर अगला साहित्य सम्मेलन उसकी हुई 1910 में। फिर आपका अगला है राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति, उसकी हुई 1936 में। साहित्य अकादमी इसका जो है सही अनुक्रम है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपके जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है, इसमें बताना है कौन सा क्रम सही है। तो इसमें आपका उत्तर होगा बी। सबसे पहले कुम्भन दास जी आते हैं। कुम्भन दास जी का जो जन्म है वो 1468 है। उसके बाद सूरदास जी का 1478 है। परमानंद जी का 1493 है। और कृष्णदास जी का 1446 है। ठीक है। 1446 है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके जो है प्रयोक्ताओं से मिलाना है। दक्षिणी ये जो भाषा के प्रयोक्ता हैं उनके बारे में बताना है। सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी। ठीक है। इसको अब हम मैच करेंगे। ए में जो है दूसरा है दक्कनी कुतुब शाह की है। फिर आपकी कोसली है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं।
आपकी ब्रजबुली कुतुब शाह की, कोसली कुतुब शाह की है, एक मिनट, कोसली कुतुब शाह की है, ब्रजबुली जो है वो शंकरदेव अवतरे की है, और संधा भाषा सरहापात की है। ठीक है, ये आपका ठीक हो गया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों से सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का अतीत पहले सुमेलित हम देख लेते हैं, कौन सा सुमेलित बैठेगा इसमें। आपके प्रश्न में बैठेगा 32 का जो है आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसको हम सी लगा लेते हैं। तो पहले में है आपका 4th यानी कि हिंदी साहित्य का अतीत जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। फिर उसके बाद जो आपका बी में है, पहले में आपका पहला ही है। ठीक है, फिर आपका जो है सी में जो है दूसरा है, यानी कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वह रामकुमार वर्मा का है। उसके बाद आपका है थर्ड डी में है, डी यानी कि जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, वह है आपका थर्ड विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये मैच कर भी रखा है, 4th 1, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 2। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये इनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। बीजक, जायसी, अखरावट, कबीर, भक्तमाल जो है, नंददास, श्याम सगाई, इसमें बताना है। पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो इसका जो आपका आंसर होगा 33 का सी हो जाएगा। चलिए अब इसको मैच करते हैं, हम मैच करते हैं। पहले में है दूसरा यानी कि बीचक जो है कबीर, अखरावट जायसी, और जो आपका भक्तमाल है उसमें जो आपका भक्तमाल है वह नाभादास जी का है, और श्याम सगाई जो है आपका नंददास जी का है। अब इसको मैच कर लीजिए आप, बीजक कबीर, अखरावट जायसी, और जो आपका भक्तमाल है वह किसका है, नाभादास जी का है, और श्याम सगाई जो आपका है वो नंददास जी का है। इसको मैच कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 34, निम्नलिखित को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो पहले ये देख लीजिए आप, इसमें जो ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ। 34 में जो आपका है डी सही है, इसको ऊपर अब हम मैच कर देते हैं। डी में जो है आपका मैच करते हैं हम। छत्रसाल जो है आपका भूषण जी का है। ठीक है, कवि कुल कल्पतरु जो है वो चिंतामणि जी का है, और भावविलास जो है वह देव जी का है, और इश्क लगता जो है वह घनानंद जी का है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित काव्य छंदों को उनके प्रयोक्ता कवियों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ भी ये सुमेलित आ गया है, तो सुमेलित देख लीजिए एक बार ने। सानेट, हाइकू, सवैया, कविता, ये पहले हम देख लेते हैं इसको सुमेलित कैसे करना है। 35 में इसको यहीं का ही हम लिख के बता देते हैं आपको, एक मिनट। सानेट जो है वो तिल यहाँ पर ये मैच कर लिए, त्रिलोचन जी का है। फिर हाइकू जो है वो अज्ञे जी का है, ये अज्ञे जी का है, ये त्रिलोचन जी का है। सवैया जो है ये देखें नीचे, गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी का है, और कवित जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है। ये जो है गया प्रसाद शुक्ल जी का है, और ये कवि जो है इनका है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर सूची 1 है, ये सूची 2 है आपकी, और यहाँ पर ये मैचिंग है। सूची 1 में क्या है, पंक्तियाँ दी गई हैं, और सूची 2 में पंक्तियों के जो रचयिता हैं उनके नाम दिए गए हैं, और यहाँ पर इनका मैचिंग दिया गया है। तो ये हम जो है मिलाएंगे इसको। ये आपका जो प्रश्न है 35 के बाद ये 36 है, 36 का आपका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, ये ए है, इसको अब हम मैच करेंगे। चिर सजग आँखें उनंदी आज कैसा व्यस्त बाना, ये किसकी पंक्ति है, ये पंक्ति है महादेवी जी की। यहाँ पर देख लीजिए इसको, ये जो पहली पंक्ति है ये महादेवी जी की है, और जो दूसरी पंक्ति है आपकी रूपोध्याना प्रफुल्लाय कलिका राकेंदु विभाना, ये पंक्ति है हरिओ जी की। यहाँ पर देखिए हरिओ जी दिखाई दे रहे हैं। फिर अगला है वंदने तू भी, ये है मैथिली शरण गुप्त जी की। ठीक है, तीसरी पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की है, और जो आपकी डी पंक्ति है सुरमय रम्य रस शशि रंजीते, यह पंक्ति है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककार के साथ मिलाना है। ये आपका 37 का जो आपका उत्तर है वह बी है उत्तर। अब इसको ऊपर हम मैचिंग कर लेते हैं। बंधन अपने अपने जो है, बंधन अपने अपने है शंकर शेष का। ठीक है, यहाँ पर 2 लिख लीजिए, और जो आपका सिंदूर की होली है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र का, यहाँ पर 3 लिख लीजिए।
अशोक का शोक जो है आपका वह है राम कुमार वर्मा जी का, यहाँ पर 5 लिख लीजिए। फिर है नायक खलनायक विदूषक, ये है सुरेंद्र वर्मा जी का, यहाँ पर आप 1 लिख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर ये कहानी है और इधर कहानीकार है, यहाँ पर ये मैचिंग है आपका, तो इसको पहले मैच कर लेते हैं। 38 का आपका उत्तर हो जाएगा डी। इसको यहाँ पर ये आप टिक कर लेना, ये 38 का डी है। ऊपर हम बता देते हैं आपको कौन सा किसका है। जो लाल पान की बेगम है वो फणीश्वरनाथ रेणु यानी कि 3। एक औरत की ज़िंदगी ये किसकी है, ये रामदरस मिश्र, यहाँ पर 1 लिख लेंगे। लंदन की यात्रा ये किसकी है, निर्मल वर्मा, तो ये यहाँ पर 2 लिख देंगे। शव यात्रा किसकी है, श्रीकांत वर्मा, यहाँ पर 4 का 4। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर ये पंक्ति है और यहाँ पर ये लेखक है, मैचिंग पहले देख लेते हैं। तो 39 का आपका उत्तर हो जाएगा डी। देख लेते हैं पहले यहाँ पर डी का मैचिंग कौन सा है, ये रहा डी आपका इसमें उत्तर है। अब इसको देख लेते हैं। पंक्ति और लेखक, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, ये किसने कहा, ये कहा शुक्ल जी ने, तो यहाँ पर 2 नंबर डाल देते हैं। फिर बी है पंक्ति, श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन व्यक्ति, व्यक्ति होना, व्यक्ति हो जाना, ये पंक्ति है हरिशंकर प्रसाद जी की, तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे 4 नंबर। काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है, तो सी में है जयशंकर प्रसाद जी। सी काव्य की जयशंकर प्रसाद इसमें ऑप्शन नहीं है। 4th है फिर पणताई भी एक बोझ है, तो ये पंक्ति है आपकी, एक मिनट, ये रहे नीचे जयशंकर प्रसाद जी हैं। और 4th पंक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। यहाँ पर जो ये पंक्ति है ये प्रसाद जी की है और पणताई भी एक बोझ है, ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, ऊपर है। यहाँ पर 1 डाल दीजिए, यहाँ पर 5 डाल दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापकों को मिलाना है। इधर अवधारणा है और इधर ये संस्थापक हैं, तो मिलाना है। इसको पहले मैचिंग देख लेते हैं हम कौन सा बैठेगा, तो इसका जो है आपका सी आंसर सही है। अब इसको देख लेते हैं अवधारणा को। जो सहृदय अवधारणा है वो आनंद वर्धन जी की है, तो 2 नंबर डाल देंगे। साधारीकरण भट्टनायक जी की 1 नंबर डाल देंगे। मधुमती भूमिका जो है वो केशव प्रसाद मिश्र जी की है, तो इसमें 4th नंबर डाल देंगे। अर्थ की लय ये जगदीश गुप्त की, इसमें 3रा नंबर डाल देंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब यहाँ पर स्थापना यानी कि असरेशंस है, फिर उसके बाद जो है रीजन है, तो इसमें देखना है कि स्थापना और तर्क में कौन सा सही कौन सा गलत है। तो स्थापना उपमान को अप्रस्तुत विधान मानना हिंदी का प्राचीन सिद्धांत है। तर्क है यह स्थापना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, अर्थात यह नवीन सिद्धांत है। तो कौन सा सही बैठेगा इसमें, 41 का आपका जो है ए सही है, यानी कि ए सही आर गलत है। तो ये स्थापना तो सही है लेकिन इसका जो तर्क दिया गया है वह गलत दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगली स्थापना पे चलते हैं। अस्तित्ववाद विज्ञान विरोधी दर्शन है, यह चयन की अगाध छूट देता है और अराजकता, अनास्था तथा अति स्वच्छंदता को प्रश्रय देता है। विज्ञान का भी ये अंध समर्थन नहीं करता। तो स्थापना के साथ तर्क मैच कर रहा है, इसमें हम आंसर ढूंढेंगे। तो इसमें क्या है, डी सही है यानी कि ए गलत, आर सही है। जो स्थापना है वह जो है गलत है, लेकिन जो तर्क दिया गया है वह सही है। चलिए अगले उस पर चलते हैं। स्थापना पर काव्य का सर्वस्व है काव्यालंकार, इसके रहते अन्य किसी की आवश्यकता नहीं। काव्यालंकार में रसध्वनि, रसबंध अलंकार आदि समस्त संप्रदायों का स्वतः सन्निवेश हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में शोभाकारक धर्म है। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों ही गलत है, ये भी गलत है और तर्क भी गलत है। चलिए अगले उस पर चलते हैं। 44 की स्थापना देखिए। बिंब का मुख्य ध्येय होता है वर्ण विषय का इंद्रिय प्रतिबिंबन। तर्क है बिंब विधायक रचनाकार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने भाव का सम्मूर्तन करके उनका संप्रेषण करता है और अपने बिंब से पाठक को जोड़ता है। तो क्या होगा 44 का, इसमें आपका होगा सी। एक मिनट देख लेते हैं सी में क्या है। ए और दोनों, ए आर दोनों ही सही हैं, यानी कि स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। चलिए 46 पर चलते हैं। स्वच्छंदतावाद न छायावाद है न रहस्यवाद, यह शास्त्रीय जड़ता की प्रतिक्रिया से उत्पन्न व्यक्तिक कल्पना तेरिक और निजी रहस्यानुभूति की उपज है।
तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ए और आर दोनों ही सही हैं। यानी कि स्थापना भी स्वच्छंदतावाद छायावादी, स्वच्छंदतावाद न छायावाद है न रहस्यवाद है, दोनों ही नहीं है। स्वच्छंद का अपना ही स्वच्छंदतावाद है। यह शास्त्रीय जड़ता की प्रतिक्रिया से उत्पन्न व्यक्ति कल्पना, तिरिक और निजी रहस्य अनुभूति की उपज है। क्या? स्वच्छंदतावाद। दोनों ही सही हैं। अब देखिए ये 45 क्वेश्चंस तो आपके आए। वैसे तो 5 नंबर के आपके आते हैं, इसमें पैराग्राफ से संबंधित अवतरण दिया जाता है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। तो 46 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं। ये पैराग्राफ मैंने दे दिया। अब इसको पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो डाउनलोड करके इस पैरा को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इसके प्रश्न हैं, मैंने ये अंडरलाइन भी किए हुए हैं, इसको आप ध्यान से देख लेना। काफ़ी डीपली ये पैराग्राफ आया था। तो ये 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। नेट के प्रश्न आपको पसंद आए हैं। 2013 का ये मैं आपके लिए प्रश्न लेकर आई थी। आज ये आपका द्वितीय था, क्योंकि उस वक्त 2 पार्ट में ये होता था, द्वितीय और तृतीय। 17 तक यही पैटर्न चला था। 17 के बाद फिर ऑनलाइन होने लगा, तो फिर इकट्ठे ही आपके 300 क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मैं भी नेट का एग्ज़ाम देती हूँ और नेट क्वालिफाई हूँ, तो मुझे थोड़ा पैटर्न का पता भी है। लेकिन मैं क्वालिफाइड हो चुकी हूँ और 2013 से ये जो है मैं आपके पेपर लेकर आई थी। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो जो नेट की तैयारी कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये 2013 का प्रश्न पत्र सभी स्टूडेंट तक पहुँचे जो नेट की आजकल तैयारी कर रहे हैं।